नमस्कार। आज तारीख है 10 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, आज के इस गहरे विश्लेषण में हम देश के विकास और भविष्य से जुड़े 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर एक आउटलाइन प्रस्तुत करेंगे। किसी यूपीएससी लेक्चर की तरह अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो पहला विषय शिक्षा और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप्स को भारत के हायर एजुकेशन में एक मजबूत रास्ता कैसे बनाया जाए। सही कहा। दूसरा है नारी शक्ति। हम समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण को सिर्फ इरादों से निकालकर एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बदला जा रहा है। तीसरा विषय है जन विश्वास बिल, जिसमें छोटी गलतियों के लिए जेल की सजा हटाकर भरोसे की नींव रखी जा रही है, जो कि बिजनेस और आम जीवन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और चौथा विषय है गगनयान मिशन, जिसमें हम समझेंगे कि हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से लौटते समय पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग कैसे करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू करें? देश के विकास की शुरुआत तो मानव संसाधन और शिक्षा से ही होती है, तो वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े देखें तो भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स 2014-15 के 51,534 से बढ़कर अब 70,000 से ऊपर हो गए हैं। वो एक बड़ा उछाल है ना? लेकिन जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है यानी जीईआर, वो अभी भी 29.5% के आसपास ही अटका हुआ है, जबकि हमारा टारगेट 50% का है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब वही कि संस्थान तो बन गए पर बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सही बात है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो शिक्षा के अवसर एक ताले की तरह हैं और हम अक्सर समझते हैं कि स्कॉलरशिप बस एक पॉकेट मनी है, पर सच तो ये है कि वो स्कॉलरशिप उस ताले की चाबी है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो असली समस्या सीट्स की कमी नहीं है। छोटे शहरों के युवाओं के सामने सबसे बड़ी रुकावट उनकी एम्बिशन नहीं बल्कि उस पढ़ाई का खर्च और रिस्क है। हाँ, रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। वो पहले लोन लेते हैं और फिर स्कॉलरशिप एक फाइनेंशियल प्लग इन की तरह काम करती है, जिसे हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। और हर साल वो टेंशन बनी रहती है कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का मॉडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां फीस चुकाने के 5 अलग-अलग तरीके थे। अच्छा, 5 तरीके? हाँ, जैसे जो सक्षम थे वो एडवांस पेमेंट करते थे, जी। जो नहीं दे सकते थे वो पढ़ाई के बाद पैसे चुकाने का वादा करते थे, जिसे आज हम इनकम शेयर एग्रीमेंट कहते हैं। वाह, ये तो आज के मॉडर्न स्टार्टअप जैसा मॉडल लग रहा है। सही में। कुछ छात्रों गुरु के साथ काम करके एजुकेशन लेते थे, तो प्रिंसिपल बहुत क्लियर था कि फीस देने के तरीके फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो आज के टाइम में इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे पास? क्योंकि पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना तो काफी मुश्किल लगता है ना? जैसे अशोका यूनिवर्सिटी का उदाहरण ले लीजिए। वहां करीब 20% स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी आईएसबी भी हर साल 250 से 300 स्कॉलरशिप्स देता है। यानी उन्होंने फाइनेंशियल एड को एडमिशन से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई पे हो, ना कि अगले साल की फीस जुटाने पर। सही कहा। और अगर शिक्षा सही मिलेगी तो देश का ह्यूमन रिसोर्स मजबूत होगा। लेकिन जब तक आधी आबादी यानी हमारी महिलाओं को इकोनॉमी के सेंटर में नहीं लाएंगे, तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो एकदम तय बात है। तो यहाँ आती है हमारी दूसरी चर्चा, नारी शक्ति। पिछले 1 दशक में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ एक पॉलिटिकल इंटेंट या इरादा नहीं रहा, बल्कि एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल गया है। हाँ, और ये सिर्फ बातों में नहीं, ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पॉलिसीज तो बनती रहती हैं। क्या ये सिर्फ कागजी योजनाएं हैं या जमीनी स्तर पर वाकई कोई पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं? मैं आंकड़ों के साथ इसका जवाब देती हूँ। देखिए, जनधन योजना में जो 57 करोड़ खाते खुले, उसमें से 55% महिलाओं के हैं। ये नंबर्स अपने आप में काफी बड़े हैं। और इतना ही नहीं, 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। उज्ज्वला योजना लगभग 10.5 करोड़ घरों तक पहुंची है। और जो मुद्रा लोन्स है उनका लगभग 70% हिस्सा महिला एंटरप्रेन्योर्स को मिला है। 70%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और इसी वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो पहले गिर रहा था, अब बढ़कर लगभग 37% हो गया है। ये आंकड़े सच में इंप्रेस करते हैं, पर एक डाउट आता है कि जनधन खाता खुल तो गया, पर क्या महिला के पास सच में उसका कंट्रोल आया? ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। शुरू में जीरो बैलेंस की प्रॉब्लम थी, पर एक बैंक अकाउंट सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है। जब एमएनआरईजीआई की मजदूरी या गैस सब्सिडी सीधे उस महिला के फोन से जुड़े अकाउंट में आती हैं, तो बिचौलिए गायब हो जाते हैं, जो कि अक्सर घर के पुरुष सदस्य ही होते थे। एग्जैक्टली। तो ये इकोनॉमिक ऑटोनॉमी सीधे घर के अंदर महिला की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाती है। और उज्ज्वला की बात करें तो जब किसी महिला का चूल्हा जलाने में लगने वाला 3 घंटे का समय बचता है, तो वो उस समय का क्या करती है? वही सबसे बड़ी बात है। वो उस बचे हुए समय को उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कोई छोटा बिजनेस करने या मुद्रा लोन से कुछ नया शुरू करने में लगाती है। यानी टाइम बचाओ और सीधा प्रोडक्टिविटी में लग गया। बहुत बढ़िया। पर देखिए, इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अब हमारी चुनौती सिर्फ नए पॉलिसीज बनाने की नहीं है,
बल्कि उनकी पेनिट्रेशन की है। कि वो आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचे। सही कहा। और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम गेम चेंजर है। जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में बढ़ेगा, तभी तो ये पॉलिसीज और डीपली जमीन पर उतरेंगी। बिल्कुल। और जब एक महिला या कोई आम नागरिक अपना कोई नया बिजनेस शुरू करता है ना, जैसे किसी ने भेड़ बकरी पाली या मुद्रा लोन से छोटी बेकरी खोली, तो सबसे पहले उसका सामना किससे होता है? सिस्टम के पेचीदा कानूनों से। हाँ, उन्हीं रूल से जो उसे डराते हैं। और यहीं पर हमारा तीसरा विषय आता है, जन विश्वास बिल 2025-26। इस बिल का मेन एम है दंडात्मक रवैये से हटकर भरोसे पर आधारित एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, जिसमें प्रोसीजरल गलतियों के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा, है ना? एग्जैक्टली। इस बिल में 79 सेंट्रल लॉज के 784 प्रोविजंस बदले जा रहे हैं, जिसमें से 717 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि ये वैसा ही है जैसे लाइब्रेरी की किताब लौटाने में 2 दिन की देरी हो जाए और किसी को बैंक लूटने की सजा दे दी जाए। ये एनालॉजी बहुत फिटिंग है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसको प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत कहते हैं, यानी सजा हमेशा गलती की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। यानी गलती छोटी तो सजा छोटी। हाँ, एक फ्रॉड करने वाले में और एक आम कागजी भूल करने वाले बेचारे छोटे व्यापारी में फर्क होना ही चाहिए। जनविश्वास बिल यही क्लियरली डिफाइन कर रहा है। पर एक सवाल है इसमें, अगर हम जेल की सजा हटाकर सिर्फ फाइन लगा देंगे, तो बड़ी कंपनीज तो इसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानकर इजीली फाइन देकर आगे बढ़ जाएंगी। उन्हें तो डर ही नहीं रहेगा। ये कंसर्न बहुत वैलिड है, पर इस बिल में जो हेल्थ, एनवायरनमेंट या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अच्छा, उनमें अभी भी जेल का प्रावधान है? बिल्कुल। और जो फाइन्स तय किए गए हैं वो काफी भारी हैं। कई जगहों पर तो फाइन कंपनी के टोटल टर्नओवर से जुड़ा हुआ है। तो यानी कोई उसको लाइटली नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। और इसका एक और बड़ा फायदा हमारी जुडिशरी को मिलेगा। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं? लगभग 4.8 करोड़ से ज्यादा। बाप रे, 4.8 करोड़। और उनमें से लाखों केसेस तो यही छोटे बिजनेस वाले होंगे। एग्जैक्टली। तो जब ये डीक्रिमिनलाइज होंगे तो कोर्ट का वक्त बचेगा। लेकिन यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि इसका एक रिस्क भी है। कैसा रिस्क? जब आप मामले कोर्ट से निकालकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हाथ में देते हैं, तो उनका डिस्क्रेशन यानी उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। ओ, मतलब करप्शन का नया दरवाजा खुल सकता है। ऑफिसर डराकर रिश्वत मांग सकता है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए इस बिल के सक्सेस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपेलेट मैकेनिज्म चाहिए, ताकि अगर किसी को लगे कि फाइन गलत लगा है तो वो बिना किसी डर के अपील कर सके। ये पॉइंट सच में ध्यान देने वाला है। खैर, अगर हम इन तीनों मुद्दों को एक साथ देखें, जब एजुकेशन में सही फंडिंग हो, महिलाओं को पावर मिले और व्यापार में फ्रीडम हो, तो ऐसी तैयारी से ही देश कुछ सच में असाधारण कर पाता है। जी बिल्कुल। और इसका सबसे ग्रैंड एग्जाम्पल हमारा चौथा टॉपिक है, गगनयान मिशन। जब जमीन पर हम आम इंसान को एम्पावर कर रहे हैं, तो आसमान में उसकी उड़ान कितनी सिक्योर होनी चाहिए? गगनयान सच में स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत का एक बड़ा कदम है। पर मुझे इसमें एक चीज सबसे फैसिनेटिंग लगती है, जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं। क्रू मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में 7,800 मीटर्स पर सेकंड की गति से घूम रहा होता है। मैं सोच रहा था कि अगर गति कम करनी ही है, तो हम सिर्फ एक बहुत बड़ा पैराशूट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? देखिए, सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, पर फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देता। स्पीड और पैराशूट के ड्रैग एरिया के बीच एक इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप होता है। यानी जितनी स्पीड कम करनी है, पैराशूट उतना ही बड़ा चाहिए। हाँ, और 7,800 मीटर्स पर सेकंड से अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड पर आना है, तो पैराशूट को लगभग 49 गुना बड़ा करना पड़ेगा, यानी लगभग 49 टाइम्स। 49 गुना? एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा हो जाएगा वो तो। एग्जैक्टली। और इतना बड़ा पैराशूट मॉड्यूल में पैक करना, उसको स्पेस में ले जाना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। और अगर ओपन किया तो इतनी हाई स्पीड पर वो हवा के झटके से फट जाएगा या उलझ जाएगा। तो फिर स्पीड को एक्चुअल में ब्रेक कैसे लगाते हैं? सबसे बड़ा ब्रेक हमारा एटमॉस्फेयर खुद लगाता है। इस प्रोसेस को एलो ब्रेकिंग कहते हैं। हवा के फ्रिक्शन से जो प्लाज्मा और हीट बनती है, वही स्पीड को ड्रास्टिकली कम कर देती है। अच्छा, तो शुरुआती ब्रेक फ्रिक्शन लगा देता है। और पैराशूट्स कब खुलते हैं? पैराशूट्स तब खुलते हैं जब मॉड्यूल जमीन से बस लगभग 12 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर होता है, और वो भी मल्टी स्टेज सिस्टम होता है। पहले छोटे, फिर मेन पैराशूट्स। ये इंजीनियरिंग सच में माइंड ब्लोइंग है। एक और पॉइंट मैंने पढ़ा था कि हम वाटर लैंडिंग कर रहे हैं, जबकि रशिया वगैरह तो जमीन पर लैंड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन पर लैंड करने के लिए आपको स्पीड को 1 से 2 मीटर्स पर सेकंड तक लाना पड़ता है, वरना स्पाइन इंजरीज हो सकती हैं। और उसके लिए रेट्रो रॉकेट्स को एग्जैक्ट सेकंड पर फायर करना पड़ता है, जो कि काफी रिस्की हो सकता है। बहुत रिस्की। पर दूसरी तरफ समुद्र का पानी एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर है। वहां 7 से 9 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पर भी लोग सेफ रहते हैं। और हमारे पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, तो ये ऑब्वियस चॉइस थी। राइट। पर लैंडिंग जोन का शेप कैसा होता है? मैंने पढ़ा है कि वो एक लंबा इलिप्स यानी अंडाकार होता है, गोल नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत टेक्निकल और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब मॉड्यूल हाइपरसोनिक स्पीड पर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो जरा सा भी हवा की डेंसिटी में चेंज उसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आगे या पीछे धकेल सकता है। अच्छा। हाँ, पर क्योंकि उसकी एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो लेफ्ट या राइट का भटकाव काफी कम होता है। इसीलिए एरिया एक लंबा अंडाकार यानी एलिप्स बन जाता है। मेक सेंस। और इतने बड़े एलिप्स में
इंडियन नेवी उसको जल्दी से ढूंढ कैसे लेती है? समुद्र तो इतना विशाल है। इसके लिए बहुत एडवांस रिकवरी प्रोसेस है। जैसे ही मॉड्यूल पानी में गिरता है, पैराशूट तुरंत कट जाते हैं ताकि वो हवा में ड्रैग ना हो। फिर उसमें से फ्लोटेशन बैग्स खुल जाते हैं जो इंटरनेशनल ऑरेंज कलर के होते हैं। ताकि आकाश से इजीली दिख जाएं। बिल्कुल, और साथ ही मॉड्यूल एक ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई पानी में छोड़ता है और अपने जीपीएस सिग्नल्स लगातार नेवी को भेजता रहता है। क्या बात है। तो बेसिकली हर एक डिटेल को बारीकी से प्लान किया गया है। आज हमने देखा कि किस तरह हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबल स्कॉलरशिप्स की नीड है, नारी शक्ति को रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना कैसे पॉसिबल हुआ है, और जन विश्वास बिल के जरिए व्यापार में ट्रस्ट का एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा रहा है। ये तीनों मिलकर ही उस बौद्धिक और आर्थिक ताकत का निर्माण करते हैं जो अल्टीमेटली भारत को गगनयान जैसे स्पेस मिशंस में सक्सेसफुल बनाती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ने और समझने का सफर जारी रखें।